एक छोटे से गांव में रहती थी सुनीता का बहुत ही मेहनती और मिलनसार लड़की। उसकी शादी हुई एक बड़े शहर के लड़के राहुल से। राहुल का परिवार काफी अमीर था, लेकिन राहुल की माँ सुशीला देवी बहुत ही जिद्दी और रूढ़िवादी थी। सुशीला देवी को अपनी बहू सुनीता पर कभी विश्वास नहीं हुआ। सुशीला देवी का एक बहुत ही कीमती मंगलसूत्र था, जो उनकी दादी माँ से मिला था। ये मंगलसूत्र न सिर्फ सोने का था, बल्कि इसमें कुछ बहुत ही कीमती हीरे भी जड़े हुए थे। सुशीला देवी इस मंगलसूत्र को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन सुशीला देवी को लगा कि उनका मंगलसूत्र गायब हो गया है। उन्होंने तुरंत पूरे घर में तलाशी ली, लेकिन मंगलसूत्र नहीं मिला। सुशीला देवी को लगा कि ये सब सुनीता की करतूत। उन्होंने सुनीता पर चोरी का आरोप लगा दिया। सुनीता बहुत ही दुखी हुई। माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन सुशीला देवी उसकी एक नहीं सुनी। राहुल भी अपनी माँ का साथ देने लगा। घर में तनाव का माहौल बन गया। तभी घर में एक नई नौकरानी आई। नौकरानी का नाम था सीता। सीता बहुत ही चालाक और धूर्त थी। उसने सुशीला देवी का विश्वास जीत लिया और धीरे धीरे सुनीता के बारे में सुशीला देवी के मन में शक पैदा करना शुरू कर दिया। सीता ने सुशीला देवी को बताया कि उसने सुनीता को मंगलसूत्र के बारे में बात करते हुए सुना है। सुशीला देवी और भी गुस्सा हो गई। उसने सुनीता को घर से निकालने की धमकी दी। सुनीता बहुत परेशान हो गई। उसे नहीं पता था कि वह क्या करे। उसे एक आइडिया आया। उसने घर में छिपकर सीता की बातें सुननी शुरू की। कुछ दिनों बाद सुनीता को पता चला कि सीता ही मंगलसूत्र चुरा कर ले गई है। उसने मंगलसूत्र को अपनी बहन के पास भेज दिया था। सुनीता ने सबूत जुटाए और सुशीला देवी के सामने सीता की सच्चाई रख दी। सुशीला देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राहुल भी सुनीता से माफी मांगा। घर में फिर से खुशी का माहौल लौट आया। कहानी से सीख: जल्दबाजी में फैसले न लें। हमें किसी पर आरोप लगाने से पहले सबूत जुटा लेने चाहिए। दूसरों पर विश्वास करना चाहिए। हमें हमेशा अपने परिवार और दोस्तों पर विश्वास करना चाहिए। दिखावा सब कुछ नहीं होता। लोगों की बातों पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। रीना एक साधारण परिवार की सीधी सादी लड़की थी, जिसकी शादी राजेश से हुई थी। राजेश एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, जहां उसकी मां सुमन देवी का राज चलता था। रीना के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बेटी को अच्छे से विदा किया था। शादी के बाद रीना जब अपने ससुराल में पहली बार कदम रखती है, तो उसके मन में ढेर सारी उम्मीदें और सपने होते हैं। बहू, ये घर हमारा है और यहाँ के नियम का पालन करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर की इज्जत बनाए रखो। पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन रीना को क्या पता था कि उसका जीवन इस घर में इतना कठिन होने वाला है। वह तो बस नए घर में एक अच्छे भविष्य की कल्पना कर रही थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद सुमन देवी का असली चेहरा सामने आने लगता है। रीना को हर छोटे काम में दोषी ठहराया जाने लगा। सुमन देवी गुस्से से: तुमने आज फिर से रसोई में नमक कम डाला है। तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। हमारी गीता तो कितनी होशियार है, हर काम में परफेक्ट। हाँ माँ जी, रीना अभी नहीं है, लेकिन उसे सीखने में समय लगेगा। रीना हर बार अपनी सास की बातों को सहन करती रही, क्योंकि समझती थी कि एक नए घर में समय लगता है सब कुछ सीखने में। लेकिन सुमन देवी हर रोज रीना को ताने देती और उसे नीचा दिखाती। रीना सुबह से रात तक घर में कामों में लगी रहती। वह चाहती थी कि सासू माँ की नजरों में उसकी मेहनत की कदर हो, लेकिन कभी उसे सराहना नहीं मिली। राजेश भी काम के कारण ज्यादा समय घर से बाहर रहता था और रीना की परेशानी को समझ नहीं पाता था। रीना:
माँ जी, मैंने पूरे घर की सफाई कर दी है, अब आप देख लीजिए। सफाई तो की है, पर क्या सही से की है? लगता है तुम्हें मायके में काम करने नहीं सिखाया गया। रीना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उसने सोचा कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा और शायद सुमन देवी उसे अपना लेगी। राजेश, जो अपनी पत्नी रीना से बहुत प्यार करता था, अपने घर के कामों में उसकी मदद नहीं कर पाता था। उसे अपनी माँ की आदतों का पता था, लेकिन वह कभी रीना के लिए खड़ा नहीं हो सका। राजेश, कि रीना, माँ का स्वभाव ऐसा ही है, तुम उन्हें समझने की कोशिश करो। रीना आंखों में आंसू लिए, मैं रोज उनकी बात सहती हूँ राजेश, मैं आपकी माँ का सम्मान करती हूँ, लेकिन उनके ताने मुझे बहुत दुखी करते हैं। राजेश ने रीना की बातों को हल्के में लिया और उसे समझाने की कोशिश की। रीना को यह एहसास होने लगा कि उसे इस घर में खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी। घर में रीना का संघर्ष केवल सास से नहीं था, उसकी जेठानी गीता, जो सुमन देवी की पसंदीदा बहू थी, अक्सर रीना को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। वह हमेशा खुद को सुमन देवी की नजरों में अच्छा साबित करने की कोशिश करती थी। गीता सास से, माँ जी, रीना से तो कोई काम सही से होता ही नहीं। देखिए, मैंने आज पूरे घर का काम अकेले ही निपटा दिया है। तुम्हारी मेहनत की वजह से ही घर चलता है गीता, वरना ये नई बहू तो बस नाम की ही है। रीना हर बार गीता की चालाकी का शिकार बनती, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। उसे लगता था कि अगर वह सास के खिलाफ कुछ बोलेगी तो और ज्यादा परेशानी हो जाएगी। रीना की स्थिति को घर में एक और व्यक्ति समझता था, और वह थे सुमन देवी के पति बाबूजी। उन्हें पता था कि सुमन देवी रीना के साथ अन्याय कर रही है, लेकिन वह घर के मामलों में ज्यादा बोलने से कतरते थे। रीना से, बेटा, तुम चिंता मत करो, ये सब समय की बात है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, बस धैर्य रखो। रीना को बाबूजी के शब्दों से थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन घर के बाकी लोग उसकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे थे। घर के कामों और मानसिक तनाव के कारण रीना का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। वह दिन भर काम करती, लेकिन उसे ठीक से खाना भी नहीं मिलता था। सुमन देवी हमेशा उसे खाना बनाने के बाद आखिरी में ही खाने को कहती, और कभी कभी तो बचा कुचा खाना ही रीना के हिस्से में आता। सुमन देवी, बहू, पहले सबका खाना खिलाओ, फिर तुम खा लेना, और हाँ, थोड़ा ही खाना बनाना, ज्यादा खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। रीना की हालत अब इतनी खराब हो गई थी कि वह काम के दौरान बार बार बेहोश होने लगी, लेकिन सुमन देवी को उसकी इस हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रीना की हालत देख के पड़ोसियों ने सुमन देवी से बातचीत की। पड़ोसन, सुमन बहन, रीना की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है, उसे डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है। सुमन देवी ताने बहाने हैं काम से बचने के, आजकल की लड़कियों को बस आराम करना आता है। मैं भी तो बहू बनकर आई थी, तब मैंने कोई शिकायत नहीं की थी। पड़ोसियों ने रीना का समर्थन किया, लेकिन सुमन देवी ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। कई महीने तक अत्याचार सहने के बाद रीना अब और नहीं सह सकती थी। उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी और मानसिक तनाव भी बढ़ गया था। रीना आंसू भरी आंखों से, माँ जी, मैं अब और नहीं सह सकती। मैंने इस घर के हर काम को पूरी ईमानदारी से किया, लेकिन आपने कभी मेरी मेहनत की कदर नहीं करी। अब मुझे खुद की सेहत का ध्यान रखना होगा। सुमन देवी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। सुमन देवी, तुम्हें अब आवाज देने की हिम्मत आ गई है। इस घर में तुम्हें जो कुछ मिला है वो तुम्हारे जैसे गरीब घर की लड़कियों के लिए बहुत है। रीना का धैर्य अब जवाब दे चुका था, लेकिन उसने समझदारी से सास को जवाब दिया। जब राजेश को अपनी पत्नी की बिगड़ती हालत और अत्याचार की सच्चाई का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? रीना ने हमेशा इस घर को अपना माना और आपने उसके साथ अन्याय किया। अब मैं उसे और कष्ट में नहीं देख सकता। तुम्हें अपनी माँ की कोई फिक्र नहीं है, बस अपनी पत्नी का ख्याल रखो। अब अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज किया और रीना को डॉक्टर के पास ले गए। रीना की हालत देखकर सुमन देवी को भी अपने किए का एहसास होने लगा। पड़ोसियों और परिवार के अन्य सदस्यों ने
भी उन्हें यह समझाया कि बहू को बेटी जैसा मानना चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसका मुझे बहुत पछतावा है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? रीना ने सुमन देवी को माफ कर दिया, लेकिन उससे ठान लिया कि अब वह किसी भी अन्याय को सहन नहीं करेंगी। वह अब अपने हक के लिए खड़ी हो गई। माँ जी, मैं आपको माफ करती हूँ, लेकिन अब मैं अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती हूँ। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि रीना ने अत्याचार को सहते हुए भी अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा और अंत में सासू माँ ने भी अपनी गलती मानी।